ससुराल की रसोई में देवरानी वर्सेस जेठानी का डिनर। भिंडी अच्छी दिख रही है, रोहन के लिए भिंडी ले लेती हूँ, गौरव के लिए बैंगन और पापा जी के लिए पालक और सोनम के लिए टमाटर ले लेती हूँ। टमाटर की सब्जी देखकर तो सोनम खुश हो जाएगी। भैया आधा किलो भिंडी, पाव किलो बैंगन, 1 गड्डी पालक और 1 किलो टमाटर दे दीजिए। और कुछ भी दो भाभी जी, सबके लिए तो आपने ले लिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया आपने। ये सब मेरे हाथ का बनाया खाना इतने अच्छे से खा लेते हैं ना कि मेरा पेट अपने आप भर जाता है और मैं सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती हूँ, तो मेरी तो दावत ही हो जाती है। ये मोहन जी की बड़ी बहू रागिनी है, जिसकी पूरी दुनिया बस उसका परिवार है। सास की मृत्यु के बाद उसने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा था। रागिनी सब्जियों का थैला लेकर घर आती है और पड़ोस में रहने वाली उसकी चाची सास विमला उसे बाहर ही मिल जाती है। वो प्यार से रागिनी से कहती है, रागिनी तुम क्यों इतनी गर्मी में बाजार जाती हो? देखो तो पसीने से तुम्हारा कितना बुरा हाल हो गया है। आजकल तो सब कुछ एक बटन दबाते ही घर पर आ जाता है। तुम भी सब्जियां ऑनलाइन मंगवा लिया करो ना। मेरी बहुएं तो वही करती है। चाची जी, ऑनलाइन से सब्जियां कभी कभार अच्छी नहीं मिल पाती, पता नहीं कितने दिनों से रखी होती है। जब हम खुद चुनकर ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं ना, तो उनका रंग रूप ही अलग होता है, बनाने में भी मजा आता है और स्वाद भी अच्छा होता है। तुम बहुत समझदार हो बेटा। हमारे यहाँ 2 समय का खाना भी बहुएं ढंग से नहीं बना पाती, और एक तुम हो जो परिवार की खुशी के लिए इतनी मेहनत करती हो। मेहनत की क्या बात है चाची जी, अब आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ सभी बस डिनर के समय ही एक साथ खाना खाते हैं। बस उसी समय अगर अच्छा खाना ना मिले तो मेरे होने का क्या फायदा? सबका ध्यान रखना तो मेरा ही काम है ना। अच्छा चाची जी, मैं चलती हूँ। रागिनी मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। विमला एक गहरी सांस लेकर अपने घर की तरफ देखकर सोचती है, एक ये रागिनी है जो पूरे अकेले घर को संभालती है और पूरे घर के काम को भी अकेली करती है, और मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक निकम्मी। काम तो कुछ करती नहीं, बातें करवा लो बस। खाना बनाने के लिए उन्होंने बाई रखी हुई है। रागिनी सब्जियों को अच्छे से साफ करके रखती है और डिनर बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में किचन से मसालों की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। गुनगुनाते हुए काम करते हुए रागिनी के चेहरे पर थकान का नामो निशान भी नहीं होता है। आज तो रोहन भिंडी की सब्जी देकर खुश हो जाएगा। पापा जी के लिए उनकी पसंद की लहसुन पालक, सोनम की खट्टी मीठी टमाटर की सब्जी और गौरव के लिए भरमा बैगन। पूरा खाना तैयार हो गया, अब बस रोटियां उतारनी बाकी है। सब खाने के लिए बैठेंगे तब गर्मा गर्म बनाकर परोसूंगी। रागिनी किचन का सारा काम निपटा कर हाथ मुंह धोती है और बाहर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठती है। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टीवी चला लेती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और उसकी नंद सोनम कॉलेज से वापस आती है। सोनम का चेहरा भूख और थकान से उतरा हुआ होता है। भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, कॉलेज में आज बहुत ज्यादा काम था, लंच भी ठीक से नहीं कर पाई। क्या बनाया आज आपने? आज तेरी पसंदीदा टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने। तुझे बहुत पसंद है ना? सच में भाभी, मुझे बहुत पसंद है टमाटर की सब्जी। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। भाभी मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े बेड पर निकाल कर रख दिए हैं, तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। तब तक सब आते ही होंगे दुकान से, फिर सब साथ में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे। थोड़ी देर में घर की बैल बजती है। रागिनी दरवाजा खोलती है तो गौरव, रोहन और मोहन जी तीनों एक साथ अंदर आते हैं। तीनों के चेहरों पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, खाने की खुशबू से उनके चेहरे खिल जाते हैं। वाह भाभी, क्या खुशबू आ रही है। आज तो आपने कुछ खास बनाया है, बाहर तक महक आ रही थी। मेरी भूख तो एकदम से बढ़ गई। सही कह रहा है रोहन, रागिनी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। काम की सारी टेंशन इस खुशबू से ही गायब हो जाती है। बेटा रागिनी, रात को जब हम लोग थके हारे आते हैं ना घर में, तो ये जो खुशबू फैली रहती है खाने की, उससे तो हमारी सारी थकान एकदम से दूर हो जाती है। डिनर का ही तो समय ऐसा है ना पापा जी, जब हम लोग सब इकट्ठा होकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। अच्छा आप लोग जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने सबके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं आप लोगों के कमरों में। आप लोग चेंज करके आ जाइए, मैं रोटियां सेकना शुरू करती हूँ। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रागिनी डाइनिंग टेबल सजाने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाता है। रागिनी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको गरम गरम रोटियां परोसती रहती है। वाह बेटा रागिनी, ये पालक तो बिल्कुल तुम्हारी सास जैसे बनाती थी ना, वैसे ही बनाया है। वही स्वाद, वही सादगी। तुमने तो आज पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बस आप लोगों का प्यार है जो मेरे हाथ के खाने में स्वाद भर देता है। तभी रागिनी का ध्यान रोहन की ओर जाता है। रोहन अचानक शांत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे झुका लेता है। क्या हुआ रोहन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या भिंडी में ज्यादा मिर्च हो गई? तू ऐसे चुप क्यों हो गया? नहीं भाभी, मिर्च ज्यादा नहीं है, मुझे माँ की याद आ गई।
आप तो रोज ही मम्मी के हाथ जैसा खाना बनाती हो, पर ये भिंडी तो बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे मम्मी बनाती थी। वही खुशबू, वही स्वाद। भाभी भी तो माँ होती है ना। अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तू उदास मत हो, देख खाना ठंडा हो रहा है, अब बिल्कुल नहीं रोना। माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन रागिनी सबको बातों में लगाकर फिर से सामान्य कर देती है। डिनर के बाद सब खुश होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात को जब रागिनी सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आती है तो गौरव उसका इंतजार कर रहा होता है। रागिनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने इस घर को कितने अच्छे से संभाल लिया है। हम सब तो तुम पर ही निर्भर होकर रह गए हैं। तुम सबका कितना ध्यान रखती हो, हर काम पूरे दिल से करती हो। गौरव, ये तो मेरा फर्ज है। इस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। तुमने माँ का नियम आज तक कायम रखा है रागिनी। वो भी यही चाहती थी कि कम से कम रात को तो हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएं। तुम्हारे हाथ के खाने से ही हमारे पूरे दिन की थकान निकल जाती है। थैंक यू रागिनी। अगले दिन सुबह घर में रोज की तरह अफरा तफरी मची होती है। हर कोई हड़बड़ी में होता है। सोनम को कॉलेज जाना है तो रोहन, गौरव और मोहन जी को दुकान। रागिनी मशीन की तरह सबके आगे पीछे दौड़ रही है। भाभी, मेरी घड़ी देखिए आपने कहाँ रखी है, मुझे देर हो रही है, प्लीज ढूंढ दो ना। ये यहाँ रखी है टेबल पर। तुमने तो रात को चेयर पर ही छोड़ दी थी। थैंक यू भाभी। अरे रागिनी, मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? वहां नहीं मिल रही है। कल रात को तो यहीं कहीं रखी थी। आपने ना अपनी जेब में ही छोड़ दी थी रात को। मुझे पता था कि आप सुबह उठकर ढूंढेंगे और परेशान होंगे। मैंने की होल्डर पर टांग कर रखी है, आप ले लो। अरे बेटा, मेरा चश्मा कहाँ गया? अखबार सामने रखा है पर कुछ दिख नहीं रहा है। पापा जी, चश्मा तो यहाँ रखा है मेज पर, सोफे पर ही रख दिया था आपने। कल रात को टीवी देखते समय कोई उस पर बैठ जाता तो वो टूट जाता। ऐसे कैसे टूटता? मुझे मालूम था कि तुम जरूर उठाकर रख दोगी। आप लोग नाश्ता तो कर लो। रोज आप लोग बस थोड़ा बहुत मुंह में डालते हो और निकल जाते हो। सेहत खराब हो जाएगी ऐसे से। रागिनी, देर हो रही है, हम लोग दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लेंगे। आज जरूरी काम है, माल आने वाला है। गौरव, रोहन और मोहन जी जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। तभी सोनम ऊपर से तैयार होकर सीढ़ियां उतरती है। वो भी कॉलेज भागने की तैयारी में होती है। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है क्या? बस 5 मिनट बचे हैं बस आने में। टिफिन बन गया है और मैंने तुम्हारे बैग में रख भी दिया है। और सुनो, आज एक की जगह 2 टिफिन रखे हैं मैंने। 2 टिफिन? भाभी, मैं इतना कैसे खाऊंगी? एक ही तो बहुत होता है। मुझे पता है कि तुम्हें भूख बहुत लगती है। एक टिफिन से तेरा होता नहीं है, फिर तू बाहर का उल्टा सीधा खाना खाती है जो कि तुझे सूट नहीं होता। तो तुम अब से घर का ही खाना खाओगी, बाहर का कुछ नहीं। इसलिए मैंने 2 टिफिन रखे हैं, एक लंच के लिए और एक शाम के नाश्ते के लिए। भाभी, माँ भी मुझे ऐसे ही डांटती थी, ऐसे ही मेरे बैग में 2-2 टिफिन रख देती थी। आप तो बिल्कुल वैसे ही करती हो। मेरी इतनी केयर तो सिर्फ माँ ही करती थी। रोती क्यों? भाभी भी माँ होती है ना। मेरा तो फर्ज है तुम्हारे लिए कुछ करना। तुम इतना मत सोचो, अब जल्दी जाओ वरना बस छूट जाएगी। सोनम मुस्कुराते हुए चली जाती है। रागिनी अब पूरे घर को देखती है जो बिखरा पड़ा है। एक गहरी सांस लेकर वो काम में जुट जाती है। वो बारी बारी से सबके कमरे साफ करके सामान जगह पर रख देती है। अरे, रोहन ने गीला तौलिया फिर से बेड पे ही छोड़ दिया है। कितनी बार कहा है तौलिया सूखने डाल दिया करो। ये गौरव भी ना, इनके जूते यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं? सोनम ने जुराबे फिर से बेड के नीचे डाल दी। रागिनी हर चीज को करीने से लगाती है और घर को फिर से चमका देती है। जबकि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा ससुर जी के घर का माहौल इससे बिल्कुल विपरीत है। वहां पर भी सुबह की अफरा तफरी मची है, लेकिन दोनों बहुएं सोफे पर आराम से बैठी हैं और दोनों बेटे अपनी चीजों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अरे, दोनों कुछ नहीं कर रही तो जरा उठकर अपने अपने पतियों को चीजें हाथ में दे दो। परेशान हो रहे हैं बेचारे। मम्मी जी, आप बेकार में चिल्ला रही हैं। मुझे क्या पता मोहित की कार की चाबी कहाँ है? पता नहीं तो ढूंढ कर दो ना उसे। इतनी तो मदद कर ही सकती हो ना तुम दोनों बहू। और शिखा तुम उठो और रोहित को उसका रुमाल ढूंढ कर दो। अरे मम्मी जी, वो क्या छोटे बच्चे हैं क्या जो हर चीज हाथ में देनी पड़ेगी? अपनी चीजें इधर उधर रखेंगे तो ढूंढना भी तो उनको ही पड़ेगा ना। उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। आपने तो उनकी आदतें ही बिगाड़ दी है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, शिखा सही कह रही है। हम सारा दिन उनकी चीजें ढूंढने के लिए नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना सामान कहाँ रखा है। वो दिन भर के थके हारे रहते हैं। थोड़ा सा काम कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और घर को भी तो कबाड़ खाना बना कर रखा है तुम लोगों ने। चीजें तो घूमेंगे ही। तुम उनके ही पैसों पर ऐश करती है और उनके काम करने में तुम्हें जान जाती है। मम्मी जी, ये बातें ना बहुत पुरानी हो गई है। उनका काम है हमें सुख सुविधा देना और हमारा काम है अपनी लाइफ जीना। कम से कम नाश्ता तो दे दो उनको। उठ के
वो खाली पेट जा रहे हैं। मम्मी जी, हमने नाश्ता लगा के रखा है टेबल पर कब से। आप तो कब से बोल रही हैं, वो ले ही नहीं रहे, तो हम क्या उनको बैठकर चम्मच से खिलाएंगे क्या? अब वो नहीं खा रहे तो उनकी मर्जी। तुम दोनों को रागिनी से कुछ सीखना चाहिए। वो अकेली सब काम करती है और तुम दो दो होकर भी ऐसे नाटक करती हो। वो देखो कैसे अपने परिवार का ध्यान रखती है। विमला बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और खुद नाश्ता गर्म करने लगती है। मनीषा और शिखा एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं। शाम की चाय पीते हुए रागिनी सोचती है, परसों पापा जी कह रहे थे कि उन्हें मम्मी जी के हाथ की गट्टे की सब्जी बहुत याद आ रही है। मम्मी जी से तो सीखना ही रह गया मेरा, किससे पूछूं? तभी उसे विमला का ख्याल आता है और वो फोन उठाती है और उन्हें कॉल करती है। हेलो चाची जी, मैं रागिनी बोल रही हूँ। चाची जी, क्या आप मुझे यहाँ आकर गट्टे की सब्जी बनाना सिखा दोगी? पापा जी को खानी थी। आपको पता है ना सासू माँ कैसे बनाती थी? हाँ हाँ रागिनी, क्यों नहीं, तेरी सास कैसे बनाती थी मुझे बिल्कुल पता है। मैं अभी आती हूँ तेरे घर और तुझे सिखाती हूँ। विमला रागिनी के घर पहुंचती है। रागिनी पहले से ही सारा सामान तैयार रखती है। विमला उसे बारीकी से सब समझाने लगती है। देखो रागिनी, इसमें ना तुम्हारी सास दही और तेल दोनों डालती थी, इसी वजह से गट्टे नरम होते थे। बहुत लोग सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, पर असली राज दही और तेल में है। अच्छा, यही सीक्रेट था उनका शायद, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो गट्टे बहुत सख्त बन जाते हैं। थैंक यू चाची जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। रागिनी विमला को चाय नाश्ता कराती है। थोड़ी देर बाद विमला अपने घर चली जाती है। रात को जब डिनर का समय होता है तो घर में फिर से वही जादू छा जाता है। ससुर जी जैसे ही डाइनिंग एरिया में आते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही खुशबू आ रही है जैसे तुम्हारी सास गट्टे की सब्जी बनाती थी। रागिनी बेटा, तुमने आज वही बनाई है क्या? हाँ पापा जी, मैंने आज वही सब्जी बनाई है। आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। गरम गरम रोटियों के साथ गट्टे की सब्जी का मजा ही आ जाएगा। पूरा परिवार मेज पर बैठा है। ससुर जी पहला निवाला लेते हैं और उनकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। वाह, आज तो बिल्कुल तुम्हारी सास के हाथ का स्वाद आ गया। कमाल कर दिया बेटा। पर ये बताओ, किसने सिखाई तुम्हें? मतलब तुम्हारे हाथ से पहले तो ऐसी नहीं बनी थी। पापा जी, आपको परसों याद आ रही थी ना मम्मी के हाथों की गट्टे की सब्जी, इसलिए मैंने चाची जी को बुलाकर उनसे सीख ली थी। पापा जी, अब मुझे लगता है कि हमें रोहन की शादी का कुछ सोचना चाहिए। अब मुझे भी एक देवरानी चाहिए इस घर में। रागिनी बेटा, ये जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी ही है। तुम बिल्कुल अपनी तरह की लड़की ढूंढ के लाओ रोहन के लिए। तुम जैसे कहोगी हम बस उसी से उसकी शादी कर देंगे। बस शर्त एक ही है, लड़की तुम्हारी तरह गुणी होनी चाहिए। ठीक है पापा जी, अब मैं भी लड़की देखना शुरू करती हूँ। रोहन, मेरे ढूंढने से तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं जो लड़की देखूंगी तुझे चलेगी ना? हाँ हाँ भाभी, आपकी चॉइस पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सुबह रागिनी घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। घर के बाकी सदस्य अभी सो रहे होते हैं। तभी रोहन दबे पांव वहां आता है और आरती करती रागिनी के पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है। रागिनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, अरे रोहन, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया आज? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इस समय सब सोए रहते हैं ना, तो मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। ठीक है, बोल ना, क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? यहाँ नहीं भाभी, क्या हम ऊपर छत पर चल सकते हैं? रागिनी और रोहन छत पर जाते हैं। सुबह की ताजी हवा में टहलते हुए रोहन अपनी बात शुरू करता है। भाभी, दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की से प्यार है। उसका नाम मोनिका है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या रोहन? वो दूसरी कास्ट की है। मेरे ख्याल से पापा मानेंगे नहीं। वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं ना, इसलिए मैं डर रहा था। देख रोहन, पहले तुम उसको मुझसे मिलवाओ और फिर जब मुझे पसंद आएगी तो फिर मैं पापा जी से बात करूंगी। अगर लड़की अच्छी है तो कास्ट मायने नहीं रखती है। बिल्कुल भाभी, जैसा आप बोलोगे। आपको पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैं तो शादी आपकी पसंद से ही करूंगा। ठीक है, कल ही उसको बुला लो। कल दोपहर को जब सब दुकान और ऑफिस चले जाएंगे तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। अगले दिन दोपहर को रागिनी घर का सारा काम समय से पहले ही निपटा लेती है, क्योंकि आज मोनिका उससे मिलने आने वाली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रागिनी दरवाजा खोलती है। सामने एक सुंदर और शालीन सी लड़की खड़ी है। नमस्ते भाभी, मैं मोनिका हूँ। रोहन ने मुझे आज यहाँ आने के लिए कहा था। नमस्ते, आओ अंदर आ जाओ। मोनिका, रोहन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। बाहर बहुत धूप है ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। मोनिका घर के अंदर आती है और सोफे पर बैठती है। वो छुई मुई सी होकर बैठी पूरे हॉल को निहारती है। रागिनी पानी और नाश्ता लेकर आती है। मोनिका तुरंत उठकर रागिनी के पैर छूती है और उसके पास बैठ जाती है।
भाभी, रोहन सच कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं। इस घर में कदम रखते ही बहुत सुकून मिल रहा है। घर कितना अच्छे से सजाया है आपने। थैंक यू मोनिका, मुझे भी तुम्हारी सादगी बहुत पसंद आई। बताओ तुम करती क्या हो, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। भाभी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही हूँ। मेरे परिवार में माँ, पिताजी और मेरी एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। देखो मोनिका, इस घर की असली जान यहाँ का आपसी प्यार है। मम्मी जी के जाने के बाद मैंने कोशिश की कि सब कुछ वैसा ही रहे। दिन में चाहे हम अलग अलग खाएं, लेकिन रात को हम सब हमेशा साथ में ही डिनर करते हैं। मैं, पापा जी और बाकी सबसे रात को ही तुम्हारी शादी की बात करूंगी। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, मुझे आपकी बातों में बहुत हिम्मत मिली है। रागिनी को मोनिका का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। काफी देर तक बातें करने के बाद मोनिका चली जाती है और रागिनी डिनर की तैयारी में जुट जाती है। आज उसने मोहन जी की पसंद के लौकी के कोफ्ते बनाए थे। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रागिनी अपनी बात शुरू करती है। पापा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज दोपहर को मोनिका घर आई थी। मोनिका, ये कौन है बेटा? पापा जी, रोहन ने अपने लिए लड़की पसंद की है। वो बहुत ही सुलझी और गुणी हुई लड़की है। आज मैं उससे मिली थी और मुझे वो बहुत पसंद आई है। अच्छा। पापा जी, वो दूसरे समाज की है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि रोहन के लिए उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। देखो रोहन, अगर रागिनी बहू कह रही है कि लड़की अच्छी है, जरूर अच्छी ही होगी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहू, अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसी लड़की से रोहन की शादी करेंगे। थैंक यू पापा जी, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानेंगे। रोहन अब तो खुश है ना? हाँ भाभी। कुछ दिनों बाद घर के सभी लोग और विमला शादी की बात पक्की करने के लिए मोनिका के घर जाते हैं। वहां मोनिका की माँ किरण और उसकी बहन सपना सबका स्वागत करती है। रागिनी आगे बढ़कर सारी बातचीत संभालती है। हमें खुशी है कि आप लोग हमारे घर आए। रोहन बहुत अच्छा लड़का है। हमारी चिंता बस कास्ट को लेकर ही थी। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर में संस्कारों की अहमियत है, कास्ट की नहीं। हम मोनिका को अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। रागिनी और मोहन जी बातचीत कर रहे होते हैं, तब सपना मोनिका को कोने में ले जाकर फुसफुसाती है। मोनिका, देख रही है तू? सब कुछ तो तेरी जेठानी ही तय कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुराल में तो तेरी जेठानी का ही हुक्म चलता है। ससुर और पति तो बिल्कुल चुप है, वही सब बातें तय कर रही है। दीदी, भाभी बहुत अच्छी है। उन्होंने ही पापा को मनाया है। ऐसा ना हो कि तुझे भी अपनी कठपुतली की तरह नचाए। वैसे भी जेठानी बहुत तेज होती है। शुरू में प्यार दिखाती है और बाद में हुकूमत करती है। तू जरा संभल कर रहना। मोनिका अपनी बहन की बातों को अनसुना कर देती है, पर कहीं ना कहीं उसकी बातों ने एक छोटा सा बीज बो दिया था। इस तरह शादी की तारीख तय हो जाती है। मोहन जी रागिनी को अपने पास बुलाते हैं। बेटा रागिनी, ये लो पैसे। तुम शादी की सारी शॉपिंग करके आओ। गहने, कपड़े, जो भी मोनिका के लिए लेना है तुम ही तय करो। और अगर ये पैसे कम पड़े तो ये मेरे क्रेडिट कार्ड से खर्च करना। जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छा हो। मैं सोच रही थी कि मैं चाची जी को भी साथ ले जाती हूँ। आखिर वो बड़ी है, उनका अनुभव काम आएगा। बहुत अच्छा विचार है। बड़ों का साथ होना हमेशा अच्छा रहता है। रागिनी विमला को फोन करती है और वो साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। रागिनी विमला के घर पहुंचती है। चाची जी, ये पैसों का बैग है, हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए चाची जी। रुक, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, बस साड़ी तो बदलनी है। विमला तैयार होने अंदर जाती है और उनकी दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। शिखा, देख रही है रागिनी के पास कितना पैसा है? ऐसा लगता है कि इसके ससुर जी ने सारा खजाना इसी के हवाले कर दिया है। हमें तो 1-2 रुपए देने में भी ये लोग मुंह बनाते हैं। सही कह रही हो दीदी, अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाए तो हम लोग तो अपने लिए कितनी चीजें ले सकते हैं। वैसे भाभी, ये रागिनी को ज्यादा ही चालबाज है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पूरे ससुराल को मुट्ठी में कर रखा है। रागिनी और विमला बाजार जाती हैं। रागिनी बहुत ही समझदारी से सारी खरीदारी करती है और एक एक पैसे का हिसाब अपनी डायरी में लिखती जाती है। दोपहर के 3 बज जाते हैं और अभी भी कुछ खरीदारी बाकी रहती है। चाची जी, अब बाकी की शॉपिंग कल कर लेंगे। मुझे घर जाकर डिनर की तैयारी भी करनी है। अरे अभी तो समय है, एक बार में खत्म कर लो, वरना बार बार आना पड़ेगा। आज खाना बाहर से मंगवा लेना तुम लोग, या वहीं लोग बाहर खा लेंगे। नहीं चाची जी, एक ही तो टाइम होता है डिनर का, जब हम सब इकट्ठा होकर बैठते हैं। मैं ये मिस नहीं कर सकती। मुझे जल्दी जाकर सबके लिए ताज़ा खाना बनाना होगा। तू कितनी समझदार है रागिनी। घर पहुंचकर रागिनी सामान रखती है और फिर हाथ पैर धोकर तुरंत किचन में घुस जाती है। रात को जब सब आते हैं तो रागिनी हिसाब की डायरी मोहन जी के सामने रखती है। पापा जी, ये रहा आज का हिसाब। इतने पैसे खर्च हुए और ये सामान आया, आप एक बार चेक कर लीजिए।
बहू, क्या मैंने तुझसे हिसाब मांगा था? हाँ, मुझे पता है कि तू एक एक पैसे का हिसाब अच्छे से रखती है, इसी वजह से तो सब तुम पर छोड़ के रखा है ना मैंने। शादी का दिन आता है। रोहन और मोनिका की शादी धूमधाम से होती है। मोनिका का गृह प्रवेश होता है और रागिनी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर उसका स्वागत करती है। आओ मोनिका, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। कुछ रस्मों के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रागिनी किचन में रात का खाना बना रही होती है और मोनिका वहां आती है। भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? नहीं मोनिका, आज नहीं, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी तब करना। देखो, डिनर में मैंने रोहन की पसंद का भरता बनाया है, गौरव की पसंद की शिमला मिर्च, और पापा जी को और सोनम को आलू की गोभी बहुत पसंद है। इतनी सारी चीजें आप हर किसी के लिए अलग सब्जी बनाती है। हाँ, मम्मी जी कहती थी कि परिवार के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तुम भी ध्यान रखना कि डिनर हमेशा खास हो। अगली सुबह मोनिका किचन में आती है और परेशान होकर कहती है, भाभी, मुझे ट्रेडिशनल खाना बनाना ज्यादा नहीं आता, मुझे बस थोड़ा फैंसी खाना बनाना आता है। आप मेरी हेल्प कर दोगे? बिल्कुल मोनिका, मैं हूँ ना, हम मिलकर बनाएंगे। पहली रसोई की रात के डिनर में होगी, क्योंकि तभी सब साथ होंगे। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। डिनर पर सब लोग खाने की तारीफ करते हैं। अगले दिन दोपहर को शिखा घर आती है और मोनिका को अकेले देखकर कहती है, मोनिका प्लीज किसी को मत बताना, मेरे पास ना एक सीक्रेट है। तेरी सास के पास बहुत सारे गहने थे जो रागिनी भाभी ने दबा रखे हैं। तेरे ससुर की तिजोरी की चाबियां भी उन्हीं के पास है। तू कुछ कर, वरना खाली हाथ रह जाएगी और वो सारा खजाना लूट लेगी। क्या? पर भाभी तो कह रही थी कि सब कुछ पापा जी के पास है। अरे वो तो दिखाने के दांत है। तू अपनी जेठानी के झांसे में मत आ, अपना हक मांगना सीख। मोनिका के मन में शक का बीज पनपने लगता है। अगले दिन घर पर ससुर जी के दोस्त सपरिवार डिनर पर आते हैं। मोनिका रागिनी की मदद से खाना बनाती है। वाह मोनिका बहू, खाना तो बहुत लाजवाब है। भाभी जी बनाती थी बिल्कुल वैसा। ये सब भाभी ने ही मुझे सिखाया अंकल जी। डिनर के बाद मेहमान विमला के घर भी जाते हैं। विमला बहुओं को कॉफी बनाने के लिए कहती है किचन में, मैंने खाना बनाया था ना, अब तू कॉफी बना। कल भी तो मैंने खाना बनाने के बाद सबके लिए चाय बनाई थी ना, आज कॉफी आप बनाइए। काफी देर हो जाती है लेकिन कॉफी नहीं आती, तो विमला को खुद उठकर कॉफी बनानी पड़ती है। मेहमानों को यह सब देखकर बहुत अजीब लगता है। शर्म करो, रागिनी के घर देखो, वहाँ कितनी शांति और सलीका है, और तुम दोनों बस लड़ती रहती हो। मम्मी जी, हमेशा रागिनी की तारीफ मत किया कीजिए, वो बस दिखावा करती है। अगले दिन शिखा फिर मोनिका के पास आती है और उसे भड़काने का नया तरीका ढूंढती है। मोनिका, तुझे पता है रागिनी भाभी तेरे बारे में कह रही थी कि मेरी देवरानी आएगी तो मैं उसे भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी, जैसे बाकी सब और उसका पति मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, उसे भी अपनी नौकरानी बनाकर घुमाऊंगी। क्या भाभी ने ऐसा कहा? मुझे तो लगा था वो बहुत अच्छी है। अरे यही तो उनकी चाल है कि हर कोई उन्हें अच्छा ही समझता है, लेकिन तू भी इस घर की बहू है, तू भी अपनी ताकत दिखा। रात के डिनर का समय होता है। रागिनी किचन में जाने लगती है तो मोनिका उसे रोक देती है। भाभी, आज डिनर मैं अकेले बनाऊंगी, आप प्लीज किचन में मत आइएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखना सबकी पसंद का ध्यान रखना। पापा जी के लिए मेथी, रोहन के लिए। भाभी, मैं देख लूंगी रोहन को क्या पसंद है और क्या नहीं। अब वो मेरा पति है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। अरे मैं तो बस मदद कर रही थी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मोनिका किचन में जाकर पास्ता, नूडल्स और फ्राइड राइस बनाती है। जब सब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो खाना देखकर सबको बहुत हैरानी होती है। ये क्या बहू, ये तो बहुत तीखा और अजीब सा दिख रहा है। क्या आज दाल चावल नहीं बने? पापा जी, रोज रोज वही पुराना खाना बोरिंग हो जाता है। आज मैंने ये फैंसी डिश बनाई है, आप खाकर तो देखिए। पर मोनिका, पापा जी को रात में भारी खाना पचता नहीं है, हम लोग भी नहीं खाते हैं ये सब। खाना किसी को पसंद नहीं आता, पर सब चुपचाप खा लेते हैं। अगले दिन भी मोनिका रागिनी से उखड़ी उखड़ी रहती है। दोपहर को मनीषा रागिनी के पास आती है। रागिनी, तुम्हारी देवरानी ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो कह रही थी कि नाचते होंगे सब भाभी के इशारों पर, लेकिन मैं उन्हें अपने इशारों पर नचाऊंगी। बड़ी सबकी हमदर्द बनी फिरती है, उसे तो मैं ऐसा दर्द दूंगी कि समझ में आ जाएगा उसको। क्या? मोनिका ने ऐसा कहा? मैंने तो हमेशा उसे छोटी बहन माना। अरे आजकल की देवरानियां बहुत तेज है, इनसे तो बचकर ही रहना चाहिए। रागिनी के मन में भी अब मोनिका के प्रति कड़वाहट आने लगती है। दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। घर में अब वो खुशबू नहीं आती, ना ही घर साफ सुथरा दिखता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर काम टालने लगी हैं। गौरव, देख रहा है घर का क्या हाल हो गया है। न समय पर खाना मिलता है, न वो शांति रही। ये क्या हो रहा है हमारे घर को? पापा जी, रागिनी और मोनिका के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं।
एक दिन किचन में दोनों का आमना सामना होता है और झगड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। दोनों खूब देर तक लड़ती रहती हैं और आखिरकार मोनिका के मुंह से निकल जाता है, आप तो चाहती है ना कि मैं बाकी सबकी तरह आपकी कठपुतली बनकर रहूं, रोहन को जैसे आप मुट्ठी में रखती हो वैसे। अरे तू तो मुझे ऐसा दर्द देना चाहती है ना कि मेरी अक्ल ठिकाने आ जाए। मनीषा से यही कहा था ना तुमने? क्या मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। शिखा भाभी ने मुझे बताया था कि आप मुझे इशारों पर नचाना चाहती है, और मुझे मनीषा ने कहा कि तुम मेरे बारे में जहर उगल रही हो। मोनिका, हमें ये दोनों लड़ा रही हैं। सारी बातें क्लियर होती हैं और दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच की दीवार उनकी अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बनाई हुई थी। मोनिका, या हम सच में इतने बेवकूफ है कि दूसरों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर रहे हैं? शिखा और मनीषा ने जो हमसे कहा वो सब झूठ था। वो हमारे घर की शांति देख नहीं पा रही हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मैं भी अंधी हो गई थी। मुझे लगा आप सच में मुझे दबाना चाहती हैं, पर अब समझ आ रहा है कि वो खुद का घर संभाल नहीं पाई, इसलिए हमारे पीछे पड़ी है। मोनिका, आज उनकी असलियत उन्हीं के सामने लाते हैं। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, वरना ये आग पूरे परिवार को खा जाएगी। दोनों बहुएं गुस्से में विमला के घर जाती हैं। मनीषा और शिखा सोफे पर बैठी होती हैं। रागिनी और मोनिका को अचानक सामने देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? आप खुद तो चैन से रहती नहीं है, हमारे घर में आग लगाकर आपको क्या मिला? मनीषा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे रागिनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने सुना था। झूठ मत बोलिए। और शिखा भाभी, आपने मुझे गहनों के बारे में भड़काया। आपने कहा कि भाभी मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखो मोनिका, आप लोग आपस में लड़े, इसमें हमारी क्या गलती? हमने थोड़ी आपको मजबूर किया था लड़ने के लिए। अगर आपकी समझदारी इतनी कम है कि हमारी बातों में आप आ गए तो ये तो आपकी समस्या है। हमारी वही सबसे बड़ी गलती हो गई कि हम आप जैसे लोगों की बातों में आ गए। आपकी वजह से हमारे घर में पूरा परिवार मिलकर डिनर करता था, उसका भी सत्यानाश हो गया। हमारे घर की खुशियां छीन गई। मनीषा, शिखा, तुम दोनों ने ये नीच काम किया। मुझे लगा था तुम सुधर रही हो, पर तुम तो दूसरों के आशियाने उजाड़ने में लगी हुई हो। रागिनी बेटा, मुझे माफ कर दे। चाची जी, आप तो हमारी अपनी थी, पर आपकी बहुओं ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। याद रखिएगा, हमारा घर फिर से वैसा ही होगा जैसा पहले था। हमारी परंपराएं नहीं टूटेंगी। चलिए भाभी, अब हमें घर जाकर सब ठीक करना है। रागिनी और मोनिका वापस अपने घर आती हैं। घर की हालत बेतरतीब होती है। कपड़े यहाँ वहाँ फैले हैं, किचन में झूठे बर्तन पड़े हैं। दोनों मिलकर घर की सफाई में जुट जाती हैं। मोनिका, आज हम मिलकर वही पुराना जादू वापस लाएंगे। तुम सफाई करो, मैं किचन संभालती हूँ। आज सबके लिए फिर से अच्छा खाना बनेगा और मैं पूरे घर को चकाचक कर दूंगी भाभी। रात को जब सब आएंगे तो उन्हें पुराना घर वापस मिलेगा। रात को गौरव, रोहन और ससुर जी वापस आते हैं। तीनों के चेहरे लटके हुए होते हैं। घर के बाहर गाड़ी रोककर एक दूसरे से कहते हैं, गौरव, रोहन, मन नहीं कर रहा अंदर जाने का। फिर वही कलह, वही बेकार खाना और वही तनाव। भगवान जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई। सही कह रहे हैं पापा, अब घर जाकर दोनों के झगड़े झेलने पड़ेंगे हमें। तीनों भारी मन से घर का मुख्य दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है उनकी नाक से वही जानी पहचानी खुशबू टकराती है। घर का हर कोना साफ सुथरा और सजा हुआ दिख रहा है। ये खुशबू, क्या मैं सपना देख रहा हूं? अरे ये तो रागिनी के हाथ के खाने की महक है। घर कितना साफ दिख रहा है। तभी रागिनी और मोनिका चेहरे पर मुस्कान लिए किचन से बाहर आती हैं। आप लोग फ्रेश होकर आइए, हम लोग खाना लगाते हैं। आज सबकी पसंद का खाना बना है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। कमरों में सामान करीने से लगा है, बेडशीट बदली हुई है और धुले कपड़े रखे हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर जमा होते हैं, मेज से खाना खाते हैं। बेटा, आज मन बहुत खुश है, पर यह सब हुआ कैसे? कल तक तो तुम दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहती थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा जी। हम दूसरों की बातों में आकर अपना घर उजाड़ने चले थे। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नई थी और बहक गई थी, पर भाभी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। पहले जैसे डिनर करते थे वैसे ही हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा। वाह, आज तो स्वाद दोगुना हो गया है। जब मन साफ हो तो खाने में स्वाद अपने आप आ जाता है। खुशी की बात है, आप दोनों ने इस घर को टूटने से बचा लिया। अब बातें बंद कीजिए और सब खाना खाइए। मोनिका, जरा पापा जी को थोड़ा और रायता देना। जी भाभी। पूरा परिवार हंसी मजाक करके खाना खाता है। रागिनी और मोनिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। उन्हें पता है कि अब कोई भी बाहरी ताकत उनके इस डिनर टाइम की परंपरा को नहीं तोड़ पाएगी। हमेशा याद रखना बच्चों, खाना तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद साथ बैठना है। जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती।
बिल्कुल पापा जी, हमारी रसोई में अब सिर्फ प्यार की खुशबू महकेगी।